हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके उत्तराखंड वन दरोगा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें दोस्तों कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को कंपाइल किया है एक साथ, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल जो है वो कितनी है? तो मूल जो भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या है 7। अब बात करें कौन कौन से होती है, तो 7 जो है भौतिक राशियां होती हैं जिसके अंदर आपकी लंबाई आ जाती है, समय आ जाता है यानी टाइम आ जाता है, लेंथ आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, मास आता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आता है, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो भी आता है, और जो क्वांटिटी होती है, ये सभी जो है भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट है इसमें ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो जो कैंडेला है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता, जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर किसके होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है वायुमंडल दाब का मात्रक क्या है? तो यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, किस में मापते हैं हम इसको? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है इसको हम बार में मापते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो इसमें तरंग धैर्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है इसको मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ को मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर में कितने जो वाट होते हैं वो होते हैं, तो इसमें होते हैं 746 वाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। नेक्स्ट है इसमें प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो लाइट की इंटेंसिटी है इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, लक्स मीटर इनमें से किसकी तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है? तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यानी जो प्रकाश की तीव्रता है इसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसको परिभाषित करता है या किसके बारे में हमें बताता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है। तो जड़त्व यानी इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है या मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसको हम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगा के उसको रोकते नहीं है या उसको मोशन में नहीं लाते हैं। तो ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी कि इसी को हम कहते हैं इन लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर रहना चाहता है तो प्रिफर करेगी कि वो रेस्ट पर ही रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है तो वो मूव ही करेगा। नेक्स्ट इसमें पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो एस्केप वेलोसिटी कहते हैं जिसको हम, यानी पलायन वेग, वो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी का पलायन वेग यानी जो एस्केप वेलोसिटी है ऑफ अर्थ वो कितना है? तो 11.2 किलोमीटर ये है। नेक्स्ट इसमें किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? यानी किसी ऑब्जेक्ट का भार किस स्थान पर, पृथ्वी के कौन से स्थान पर सबसे अधिक होगा? तो वो होता है आपका ध्रुव पर, यानी जो पोल्स होते हैं वहां पर किसी पिंड का भार जो होगा सर्वाधिक होगा। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये एग्जाम में पूछे तो हमको वहां पर कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इसमें भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है, अगर हम भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से अगर हम ध्रुव की ओर, पोल्स की तरफ को जाए अर्थ में, तो जो जी होता है यानी जो ग्रेविटी का मान होता है वो क्या होता है? तो बढ़ता है या घटता है? तो वो होता है बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के जो इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ को जाएंगे तो जो जी का मान होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इसमें वह जैव प्रक्रिया, बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें, यानी कि ऐसी बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोनोग्राफी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सोनोग्राफी यानी जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, उसमें कौन सी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें बर्फ पिघलने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन जो है वो घटता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है बर्फ के पिघलने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो उसका आयतन है यानी जो उसका वॉल्यूम है वो घटता है, डिक्रीज होता है।
नेक्स्ट है इसमें रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है। ठीक है, तो जो हमारे आंखों का रेटिना है वहाँ पर किस प्रकार का चित्र बनता है, तो वो जो इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना पर वो होती है वस्तु से छोटी और उल्टा। ठीक है, यानी कि डिमिनिश्ड होती है, ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा छोटी होती है, स्मॉलर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी इमेज वहाँ पर बनती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया यानी कि जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें हमको पास की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें इसमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये नाम इस पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। अगर निकट दृष्टि दोष है यानी कि मायोपिया है, यानी उसमें हमें निकट की चीज़ें दिखाई देंगी बट जो फार के ऑब्जेक्ट होते हैं, फार ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर की चीज़ें होती है, उनको देखने में हमें प्रॉब्लम आती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो मायोपिया होता है इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर नहीं बनती है, यानी कि जो फोकस है वो रेटिना से पहले ही कहीं पर बन जाता है, जिस कारण हमें इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया को दूर करने के लिए। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, अगर कॉनकेव लेंस हम कहीं पर लगाते हैं तो वो क्या करेगा, जो हमारी आंखों की रेटिना है अगर हमने वहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाया तो वो उसकी क्या करेगा, फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो जिसकी वजह से जो इसके हमारी फाइनली जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसके जो फोकस हो जाएगा वो हमारे रेटिना पर ही दिखेगा, यानी रेटिना पर ही वो स्ट्राइक करेगा फोकस उसका, इस वजह से हमको जो है इमेज फॉर्म होगी। और वहीं अगर बात करें जो दूर दृष्टि दोष होता है यानी कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों आपसे पूछे जाते हैं। मायोपिया में कॉनकेव लेंस का प्रयोग जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फ्यूज़ में प्रयोग होने वाले तार से की क्या विशेषता होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसमें किस प्रकार जो वायर लगाया जाता है फ्यूज़ में, उसकी जो विशेषता होती है यानी कि क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसका जो है उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है और जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा जो करंट में फ्लक्चुएशन आती है, यानी कि जो अगर करंट बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने से वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट है एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें अर्धचालक की चालकता किस ताप पर सर्वाधिक होती है, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक हमको उसकी जो कंडक्टिविटी है वो देखने को मिलती है कोई भी जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है सर्वाधिक होती है शून्य टेम्परेचर पर, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे अधिक अपनी कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सूर्य किसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि जो सोलर जो एनर्जी है वो किस वजह से हमको मिलती है या देखने को मिलती है, तो उसमें जो होता है सूरज में वो नाभिकीय संलयन यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलके जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूर्य किसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ये अपनी एनर्जी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें मंदक यानी जो मॉडरेटर होता है उसका कार्य कौन करता है, तो ग्रेफाइट या जो भारी जल होता है, ग्रेफाइट या भारी जल जिसको हम D2O भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में, जो कि जो रिएक्शन को है उसको कम कर देती है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको अगर उसको कट करना हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। ठीक है, मंदक के रूप में। नेक्स्ट है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आप कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखते हैं। जो परमाणु होता है उसमें कक्षों को जो भरने का क्रम है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो कौन सा प्रिंसिपल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ऑफ-बाउ का सिद्धांत यानी ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके समान एटॉमिक संख्या होती है और भिन्न जो होता है एटॉमिक मास होता है, यानी कि ऐसे आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट आइसोटोप्स कहलाते हैं जिनके पास जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो उसका एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे कि इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होगा लेकिन ये 3 अलग जो है आइसोटोप्स इसके होते हैं। तो हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, जो कि है पहला इसमें है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इसमें तीसरा जो है वो ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट आइसोटोप्स कहलाते हैं जिनके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। सेम इसी तरह जो आइसोबार्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आइसोबार्स जो होते हैं वो भिन्न एटॉमिक संख्या और समान एटॉमिक मास। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट्स का वो समान होता है, यानी कि एक जैसा होता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं,
जैसे आर्गन और पोटेशियम है, ठीक है। आर्गन और पोटेशियम जो है, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। आर्गन का 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है। बट इनका जो एटॉमिक मास है वो दोनों का सेम होता है। तो एटॉमिक मास इनका दोनों का सेम होता है, 40 और 40 दोनों का होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आइसोबार्स होते हैं। उसके बाद होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, लेकिन जो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि एक समान उनमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास उनका सेम होता है। और आइसोटोन्स जो होते हैं इनके पास एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, बस इनके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या समान होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के सर्वाधिक आइसोटोप्स होते हैं। तो किस तत्व के सर्वाधिक आइसोटोप्स हमको देखने को मिलते हैं, तो वो है पोलोनियम। पोलोनियम के सबसे ज़्यादा यहाँ पर आइसोटोप्स पाए गए हैं, वो है 33 आइसोटोप्स मिलते हैं हमको पोलोनियम में। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। तो जो आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल है, ये वर्तमान की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने प्रस्तुत की थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो प्रस्तुत की थी मॉसले ने। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। और ये किस पर बेस्ड थी, किस ऑर्डर में इन्होंने इसको अरेंज किया था, तो एटॉमिक नंबर के बेस पर इन्होंने इस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया था, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेस पर, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेस पर इनको अरेंज किया था मॉसले ने। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो फोटोग्राफी होते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोटोग्राफी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी जो सेब है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें नीला थोता क्या है, यानी जो नीला थोता है वो क्या है, तो उसको कहते हैं हम कॉपर सल्फेट। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोता। नेक्स्ट इसमें फूड प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है या किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है बेंजोइक एसिड को। इस टाइप के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल रेन में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की जो धातु है यानी सबसे लाइट एलिमेंट जो होता है वो है लिथियम। और सबसे भारी अगर धातु की बात करें तो वो होता है ऑस्मियम, ठीक है। तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। नेक्स्ट इसमें जो भारी जल होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र हमने बताया था D2O इसको कहते हैं, जिसका प्रयोग जो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर है यानी जो वहाँ पर मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है, जो गैसोहोल होता है उसमें किसका मिश्रण किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का इसमें प्रयोग किया जाता है गैसोहोल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन से लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन से लोहे पर जो एक लेप किया जाता है यानी कि जो एक लेयर उस पर चढ़ाई जाती है तो वो होती है जस्ते की, यानी कि जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन किसके लिए किया जाता है, तो लोहे पर जिंक की अगर परत को हम चढ़ाते हैं जिससे क्या होता है कि जो रस्टिंग की प्रॉपर्टी है लोहे पर वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, अमलगम क्या है, तो अमलगम जो होता है ये पारे के साथ यानी मरकरी के साथ किसी भी धातु को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो अमलगम फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमलगम क्या होता है, जब भी हम मरकरी के साथ किसी भी मेटल को अगर हम मिक्स करें तो वो जो फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं अमलगम, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु का मिश्रण होता है, तो उसमें तांबा, जस्ता और निकेल को उसमें मिश्रण किया जाता है, ठीक है। इसी को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गीगर काउंटर का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो गीगर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। अब उसके बाद कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कोशिका की खोज किसने करी थी, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, सबको पता होगा 1665 में, ठीक है। तो कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, और लेकिन इसने जो खोज की थी वो एक डेड सेल की खोज करी थी कॉर्क में, ठीक है, यानी जो ट्री का कॉर्क होता है उसमें इसने रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज करी थी। उसके बाद आता है जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, यानी जो लिविंग सेल है सबसे पहले उसकी खोज किसने करी थी, तो लीवेन हुक ने करी थी लिविंग सेल की खोज।
थर्ड है इसमें कोशिका के न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, ठीक है। तो कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज करी थी सेल के न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है तीनों इस चीज़ें, जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार हमको, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपको ये रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसीलिए आपको मैंने एक साथ कंपाइल करके इन चीज़ों को यहाँ पर दिया है। उसके बाद है सेल थ्योरी किसने दी थी। जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो स्क्लीडन और स्वान के द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वन लाइनर आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो मृदा का, यानी सॉइल का जो हम अगर स्टडी करते हैं उसी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी जो कीटों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी किसका अध्ययन होता है, तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट है इसके बाद सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जो वेजिटेबल्स का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स क्या कहलाता है, तो उसको ओलेरीकल्चर हम कहते हैं। ओलेरीकल्चर कहलाता है सब्जियों का अध्ययन। अगला है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जो फंगस होते हैं उसका जो स्टडी कहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। और अगर बात करें जो एल्गी होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एल्गी के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट इसमें बैक्टीरिया में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S या 80S, तो 70S उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो RH विटेकर के द्वारा इसको दिया गया था। नेक्स्ट इसमें कौन से बेस DNA तथा RNA दोनों में पाए जाते हैं। तो हमने देखा है कि जो DNA और RNA होता है वो डिफरेंट जो है बेसिस से मिलकर बना होता है। तो DNA और RNA में जो बेस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। ये 3 प्रमुख बेस हैं जो DNA और RNA में देखने को मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है कोविशील्ड वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कोविशील्ड जो वैक्सीन था ये किसके द्वारा बनाया गया था, कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये बनाया गया था ऑक्सफोर्ड तथा एस्ट्राजेनिका के द्वारा। और जो कोवैक्सीन है इसको बनाया था भारत बायोटेक ने, ठीक है। तो कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने और कोविशील्ड को बनाया था एस्ट्राजेनिका ने, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने इसको बनाया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।